यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी का हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। इसमें से यहाँ पर जो केजीएस आईएएस टेस्ट है का, केजीएस जो यहाँ पर क्लासेस का टेस्ट है, इसमें से यहाँ पर टेस्ट नंबर हम लोग 10 देखेंगे। इसमें साइंस टेक्नोलॉजी में आपका क्वेश्चन होगा प्लस यहाँ पर बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो टेस्ट नंबर 10 करेंगे साइंस टेक्नोलॉजी प्लस बायोलॉजी होगी, ठीक है, याद रखना है आपको। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जो भी एडुटोरिया का कल टेस्ट हुआ है 17 तारीख थी, वो टेस्ट नंबर 8वां हुआ है। वो टेस्ट नंबर 8 आपका हुआ है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, मतलब भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ से केजीएस का कर लेते हैं, राइट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 नंबर से देखते हैं। और हम लोग सुबह कर चुके हैं दृष्टि आईएएस का टेस्ट नंबर 4 कर चुके हैं बीपीएससी का, वो भी आप देख सकते हो, राइट। सुबह मैंने कराया हुआ है। आते क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, इसमें बोला है एड्रिनल मेडुला द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा जी, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन, इसका क्या होगा सही आंसर होगा? नहीं, इसका आंसर होगा नेपिनेफ्रिन, इसका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि एड्रिनल जो ग्रंथि है इसका केंद्रीय भाग एड्रिनल मेडुला कहलाता है, ठीक है। ये 2 प्रमुख यहाँ पर हार्मोन स्रावित करता है जिन्हें कैटेकोलामाइन कहा जाता है, और यह हार्मोन एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन को वैज्ञानिक रूप से एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। यह हार्मोन तीव्र तनाव की स्थिति में तेजी से स्रावित होते हैं, और क्या होता है आपातकालीन स्थिति में भी इनका स्राव होता रहता है, और इन्हें आमतौर पर आपातकालीन हार्मोन या फाइट फ्लाइट हार्मोन के रूप में भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से पौधे के किस भूमिगत भाग को सुपांतरित जड़ से रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कहने का मतलब है कि इनमें से कौन से पौधे की किस भूमिगत भाग को रूपांतरित जड़ के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा दूसरे का करेक्ट आंसर यहाँ से शकरकंद, इसका सही आंसर होगा। शकरकंद एक अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है जो संचित खाद से फूल गई होती है, और इसमें ग्रंथियाँ अंतःस्रावित से कलियाँ नहीं होती हैं, अंतर्ग्रंथियाँ से ये कलियाँ नहीं होती हैं। शकरकंद इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर में रक्त शर्करा के विनियमन के संबंध में विचार करना है। इंसुलिन अग्न्याशय द्वारा उत्पादित एक हार्मोन होता है जो रक्त में शर्करा की सांद्रता को क्या करता है, कम करता है। पहली बात। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ग्लूकागॉन एक ऐसा हार्मोन है जो यकृत को संचित ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरित करता है। क्या होगा सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से तीसरे का करेक्ट है। पहला ये भी करेक्ट था, दोनों बातें करेक्ट हैं। ग्लूकोज जो होता है ये समस्थिति क्या होती है इसकी, इसमें मानव शरीर इन 2 हार्मोनों को संतुलित क्रिया होती है उसके द्वारा एक स्थिर आंतरिक वातावरण को बनाए रखता है, और उच्च शर्करा इंसुलिन के स्राव को प्रेरित करती है। इससे क्या होता है ऊर्जा भंडारण और उपयोग होता है, और निम्न शर्करा ग्लूकागॉन के स्राव को प्रेरित करेगा जिससे संग्रहित ऊर्जा को उपयोग कर सकते हैं। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, पके आम में जो गूदे होते हैं गूदेदार खाने योग्य भाग ऊतक कौन सी परत बनाती है। ये बनाती है मध्य मेसोकार्प, आम के फल की बारी परत पेरिकार्प अच्छी तरह से विभेदित होती है, और मध्य परत जिसे मेसोकार्प के नाम से जानता है, और जो मोटा गूदेदार मीठा और रसदार ऊतक होता है जिसका व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है। एपिकार्प क्या होता है? देखो जो एपिकार्प है आम की सबसे पतली और बाहरी परत या छिलका होता है जिसका आमतौर पर सेवन नहीं कर सकते हम लोग, है ना। क्वेश्चन 5 है, मानव रक्त में मानव रक्त समूह प्रणालियों के संबंध में विचार करना है। एबीओ रक्त समूह प्रणाली लाल रक्त कोशिकाओं की झिल्ली पर 2 सतही प्रतिजनों की उपस्थिति या अनुपस्थिति से निर्धारित होती है। 5वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति को प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों प्रदर्शित पाए जाते हैं। ये बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से एकदम सही है। 5वें का आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सी वेब 3.0 है उसकी निर्णायक तकनीकी विशेषता क्या होगी। ये केवल पढ़ने योग्य स्टैटिक HTML वेब पेज होता है, या दूसरा बोला केंद्रीकृत उपयोगकर्ताओं जनित कंटेंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। तो कौन सा होगा, छठी का जो आंसर हो जाएगा वेब 3.1 इंटरनेट का अगला संस्करण जो मूल रूप से विकेंद्रीकरण पर आधारित होता है। ये ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करके केंद्रीय प्राधिकरण जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियों को हटाता है, और जिससे उपयोगकर्ताओं को अपने डेटा और डिजिटल संपत्ति जो होती है उसका सीधा स्वामित्व और नियंत्रण प्राप्त होता है। जो वेब 3.0 है या 3.0 ये सक्रिय रूप से केंद्रीकृत क्लाउड सर्वर
सी केंद्रीकृत पीयर टू पीयर नोड नेटवर्क की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, याद रखना है आंसर छठे का सी करेक्ट हो जाएगा। यहां से आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। जब एक RH नेगेटिव माता एक RH पॉजिटिव भ्रूण को गर्भ धारण करती है तो भ्रूण की एरिथ्राइसाइड लाल रक्त कोशिकाओं के प्रत्यक्षी विनाश के कारण उत्पन्न नैदानिक स्थिति को क्या कहा जाता है, बताना है। आंसर हो जाएगा यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें का ये क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां से आपका ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नवजात शिशुओं में एक गंभीर हीमोलिटिक रोग है। ये स्थिति गर्भवती माँ और उसके विकासशील भ्रूण के बीच RH एंटीजन असंगति के कारण होती है और ये विशेष रूप से तब विकसित होता है जब एक RH निगेटिव में माँ और पॉजिटिव भ्रूण को गर्भ धारण करती है तो, और उससे पहले बच्चे के जन्म के दौरान माँ का रक्त भ्रूण के रक्त के साथ रक्त क्या होता है, मिल सकता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 6 हो गया ना, सातवां हो गया ना, 7वां का भी करेक्ट। 8वां देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा उपकरण है जो तकनीकी नहीं है जिसका उपयोग मुख्य रूप से लक्षित जीनोम संपादन के लिए किया जा सकता है। आठवें का जो आंसर हो जाएगा ये जो लक्षित जीनोम संपादन के लिए किया जाता है तो क्या होगा, करेक्ट आंसर यहां से 8वें का डी करेक्ट है। यहां से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका आंसर होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। 8वें का डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा और नहीं है बताने का। आते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 यहां से रक्त का थक्का बनने के लिए प्रक्रिया में विटामिन जो है इसमें के की प्राथमिक भूमिका क्या होती है, बताना है आपको। इसमें प्राथमिक भूमिका क्या होगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसकी प्राथमिक भूमिका होती है कि ये क्या होगा, सोचो आप इसमें 9वें में, इसलिए क्योंकि यहाँ पर यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होना। ठीक है, विटामिन के एंजाइम गामा जो ग्लूटामिल होता है इसमें कार्बोक्सिलेज के लिए एक यहाँ पर आवश्यक सहकारक के रूप में काम करता है। ये एंजाइम यकृत में प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर सेकंड तथा अन्य रक्त थक्का निर्माण कारकों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। फाइब्रिनोजेन का फाइब्रिन के रूपांतरण एंजाइम थ्रोम्बिन द्वारा उत्प्रेरित होती है, न कि विटामिन के द्वारा। आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, रक्षक कोशिकाओं द्वारा रंध्रों के खुलने और बंद होने की नियंत्रित करने की प्रक्रिया जो होती है इसकी प्राथमिक क्रियाविधि क्या होती है, करेक्ट आंसर 10वें का हो जाएगा। इसकी क्रियाविधि होती है ये कोशिकाओं में जल के प्रवेश और बहिर्वाह के माध्यम से स्फीति दबाव में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये यहाँ से आंसर होगा स्टोमेटा का जो खुलना राइट और बंद होना स्वतः यहाँ पर रक्षक कोशिकाओं के स्फीति दाब जो टर्गर प्रेस होता है उसको होने वाले परिवर्तन पर निर्भर करता है। जब जल रक्षक कोशिकाएं जो होती हैं ये प्रवेश करती हैं तो टारगेट होकर फूल जाती है, जिससे क्या होता है रंध्र खुल जाता है, और इससे विपरीत जब वे जल खो देती है और शिथिल हो जाती है तुरंत बंद हो जाता है। आंसर एक करेक्ट है। क्वेश्चन 11 है, मानव तंत्रिका तंत्र में एक रासायनिक सिनेप्स पर प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक झिल्लियों को अलग करने वाले द्रव को युक्त रिक्त स्थान को किस नाम से जानते हैं। आंसर हो जाएगा 11वें का करेक्ट आंसर ए करेक्ट है, सिनेप्टिक क्लिपिड इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कुकम्बर मोजिक वायरस संचरण के लिए प्राथमिक वाहक का कार्य करता है। 12वें का आंसर क्या होगा, 12वें का आंसर हो जाएगा ये कार्य करता है सी एफिड्स इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 12वें का सी एफिड्स यहाँ से क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर CMV मतलब कुकम्बर मोजिक वायरस जो होता है ये मुख्य रूप से एफिड्स पौधों का रस चूसने वाले कीट द्वारा अस्थायी तरीकों से फैलता है। इसका अर्थ होता है कि वायरस एफिड के मुखांगों पर थोड़े समय के लिए ही रहता है। जब कोई संक्रमित एफिड किसी स्वस्थ पौधे को छूता है तो वायरस तुरंत फैल जाता है और एफिड्स की 80 से अधिक विभिन्न प्रजातियाँ क्या होती हैं उसके वाहक के रूप में काम करने में सक्षम हो जाती हैं। और हालांकि सफ़ेद मक्खियाँ कृषि क्षेत्र में प्रमुख कीट होती हैं, लेकिन वे प्रमुख रूप से एक अलग वर्ग के रूप में पादप विषाणु और विशेष रूप से विमुगो वायरस जैसे कपास पत्ती वाला कर्ल वायरस होता है उसके वाहक होती हैं। तो ये सब बातें याद रखना है। 12वें का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 13,
13 बोले अभिकथन ए और कारण आर। फॉरेंसिक जांच में इस्तेमाल होने वाली डीएनए फिंगरप्रिंट मुख्य रूप से मानव जीनोम प्रोटीन कोडिंग क्षेत्रों का विश्लेषण करती हैं। 13वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डीएनए प्रोफाइलिंग में कोडिंग क्षेत्र का उपयोग नहीं किया था, इसके बजाय ये व्यक्तियों के पहचान के लिए मुख्यतः नॉन कोडिंग क्षेत्रों पर आधारित होती हैं। ठीक है, सेकेंड बात है, सेकेंड बोला है मानव डीएनए में कोडिंग प्रोटीन कोडिंग क्षेत्र अत्यधिक संरक्षित होते हैं और व्यक्तियों के बीच उनमें न्यूनतम भिन्नता पाई जाती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ओनली 2 आंसर यहाँ से डी। क्वेश्चन 14 14 नंबर है, लसिका अंगों की उनकी जैविक जो विशेषता होती है उसके बारे में विचार करना है। अस्थि मज्जा है ना, अस्थि मज्जा क्या होगा, प्राथमिक लसिका अंग लिम्फ होता है इसमें। प्लीहा क्या होगा, प्लीहा जो है ये एक द्वितीयक लसिका अंग होता है। ये लसिका कोशिकाओं के निर्माण का प्राथमिक स्थान नहीं होता है। ये प्लीहा के मुख्य रूप से परिक लसिका कोशिकाओं के बच्चक कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ये बात गलत हो जाएगी, तो यहाँ से क्या होगा, गलत हो गया। थाइमस क्या होता है, थाइमस होता है एक प्राथमिक लसिका ग्रंथि। ये हृदय के निकट छाती और हड्डी के नीचे स्थित एक खंडित संरचना होती है। ठीक है, ये टी लिम्फोसाइट प्रवक्ता का स्थल होता है। सही बात है। चौथा, लसिका ग्रंथि क्या होती है। लसिका ग्रंथि सीधे रक्त प्रवाह के सूक्ष्म जीवों को नहीं पकड़ती है। ये लसिका वाहिकाओं के साथ विशिष्ट अंतरालों पर छोटी ठोस संरचनाएं होती है और ये विशेष रूप से आंतरिक कोशिकी ऊतक और लसिका मौजूद बाहरी प्रजनन प्रतिजन की सूक्ष्म जीवों को पकड़ती हैं। ये फंसे हुए प्रजनन के बाद लसिका ग्रंथि में मौजूद परिपक्व लसिका कोशिकाओं में सक्रिय रहती हैं, है ना। चौथा गलत है, आंसर 3 और 1 करेक्ट है, 2 बातें। क्वेश्चन 15 आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में साइट्स जो है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियज का कार्य क्या होगा। साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियज का मुख्य कार्य क्या है, आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर यहाँ से। इसका कार्य के सटीक अनुवांशिक संशोधनों हेतु जो जीनोम है उनमें लक्षित विच्छेदन उत्पन्न करना। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, जहाँ पर साइट जो डायरेक्टेड न्यूक्लियज होते हैं इसे बोलचाल में भाषा में आणविक कैंची भी कहा जाता है। कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं जिन्हें विशिष्ट डीएनए अनुक्रम में पाए जाने और यहाँ पर लक्षित दोहरीकरणों को तोड़ने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम मानव आहार नाल में अमाशय के तुरंत बाद स्थित भागों की तटस्थ दूर तक सही अनुक्रम दर्शाता है। इसमें आंसर हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या ये हो जाएगा ए नंबर, जैसे कि डुओडेनम, जेलुनम, इलियस, इलियम, सीकम, कोलन, रेक्टम। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, मानव पेट में पाइलोरिक स्विंकल स्फिंक्टर माध्यम से सीधी छोटी आंत में खुलता है और छोटी आंत शारीरिक रूप से 3 अलग अलग कर्मिकों क्षेत्र में विभाजित कर देती है। पेट से निकलने वाला पहला सी आकार का एक क्षेत्र डुडोनेमस कहलाता है। डुडोनेमस के बाद एक लंबा कुंडलित मध्य भाग होता है जिससे जेजुनम कहा जाता है। जेजुनम एक अत्यधिक कुंडलित अंतिम क्षेत्र में जाकर समाप्त होता है और इलियम सीधे बड़ी आंत में खुलता है। तो ऐसे प्रकार के आपको याद रखना है। 17 निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में आर्गन ऑन ए चिप प्रौद्योगिकी का वर्णन करता है। 17 का आंसर हो जाएगा डी। ये एक माइक्रो फ्लूइडिक सेल कल्चर सिस्टम है जो मानव अंगों के शारीरिक और बायोमैकेनिकल कार्यों का अनुकरण करेगा। डी 17 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 18 नंबर है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख और आंतरिक समस्थिति को बनाए रखने के लिए एक मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। आंसर हो जाएगा 3 का करेक्ट आंसर जी हाइपोथैलेमस। इसका सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस शरीर के आंतरिक थर्मोस्टेट के रूप में काम करता है और ये शरीर के तापमान, भूख, प्यास, नींद चक्र को नियंत्रित करता है और समय के संतुलन बनाए रखने के लिए पिट्यूटरी ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी से जोड़ेगा और मस्तिष्क के पिछले हिस्से में स्थित सेरिब्लम ऐच्छिक मांसपेशी गतिविधियों को शरीर की मुद्रा और संतुलन में समन्वय के लिए उत्तरदायी बताता है। क्वेश्चन 19 क्वांटम यांत्रिकी का निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत सिद्धांत एक क्यूबिट को एक ही समय में 0 से 1 दोनों को प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है। 19 का आंसर हो जाएगा क्वांटम सुपरपोजिशन करेक्ट आंसर है। क्वांटम सुपरपोजिशन जो है ये क्वांटम प्रणाली की वह क्षमता जिसके द्वारा मापन होने तक वे एक ही समय में अनेक अवस्थाओं में विद्यमान रह सकती है। यही कारण है कि क्वांटम कंप्यूटर शास्त्रीय बिट्स जो इसके विपरीत है वो पूरी तरह से बाइनरी 0 या तो 1 के बीच होती है और साथ ही बड़ी संख्या में संभावनाओं को संसाधित भी कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं 20 नंबर है, बाइसेप्स
और ट्राइसेप्स मांसपेशी की प्रतिक्षेप क्रियाविधि के बारे में विचार करना है। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जैसी कंकालिक पेशियां हड्डियों पर खिंचाव बल लगाकर ही गति सुगम बनाती हैं। ठीक है, पहला क्या होगा? 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। कोहनी पर जोड़ और बाहम को मोड़ने के दौरान बाइसेप्स मांसपेशी प्रतिरक्षी रूप में काम करती हैं और शिथिल अवस्था में होती हैं। ठीक है, तो क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी। क्यों? क्योंकि बाएं को जो मोड़ने, ठीक है, उसके दौरान बाइसेप्स मांसपेशी में मुख्य रूप से प्रेरक के रूप में काम करती है और बाइसेप्स सक्रिय रूप से संकुचित होकर अंतर्बरा जो कंधे की ओर खींचती हैं। साथ ही ट्राइसेप्स मांसपेशी विरोधी के रूप में काम करती है और बाइसेप्स छोटा होना और जोड़ की गति को देना ट्राइसेप्स शिथिल होना आवश्यक बनाता है। ओनली वन करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? एक बात इसके सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 नंबर। अभिकथन ए कारणार। ऊंचे वृक्षों के जैलम के भीतर जल का निरंतर अपने स्वयं के भार के कारण टूटता नहीं है। पहला क्या होगा? पहला आंसर स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, पत्तियों के रंध्रों का जल का वाष्पन जैलम में एक प्रबल ऋणात्मक दाब खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है। सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि वृक्ष जो होता है कि किसी वृक्ष में मौजूद पानी के निरंतर स्तंभ, चाहे वह 100 मीटर ऊंचा क्यों ना हो, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उससे तो ढहता और नहीं टूटता है। सेकेंड बात है, फास्फोरस सजन वास्तव में जाइलम में नकारात्मक हाइड्रोस्टैटिक दबाव चूसक खिंचाव उत्पन्न करता है जो रस के ऊपर चढ़ने और प्राथमिक में प्रेरक बनाता है। दोनों बातें सही हैं और इसकी व्याख्या भी नहीं कर रहा है, लेकिन बातें दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन 22 है, मानव उपस्थि के गुणों की कोशिकीय संरचना के संबंध में विचार करना है। उपास्थि का ठोस अंतरकोशिकीय पदार्थ यांत्रिक दबाव का प्रतिरोध करता है। 22वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। कॉन्ड्रोसाइट्स बिना किसी आवरण युक्त गुहाओं का एक तरल बहुकोशिकीय मैट्रिक्स के स्वतंत्र रूप में निलंबित रहता है। सेकेंड बात गलत है। क्यों? क्योंकि उपास्थि कोशिकाएं उपास्थि की विशिष्ट जो प्राथमिक कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं तरल माध्यम से स्वतंत्र रूप से नहीं तैरती हैं, लेकिन ये लेकुने नामक छोटी सी सूक्ष्म गुहाओं के भीतर सख्ती से बंद रहती हैं और ये लेकुने स्वयं की उपस्थिति कोशिकाओं द्वारा स्रावित ठोस मैट्रिक्स के भीतर गहराई में स्थित होती हैं। सेकेंड गलत है। तीसरा, उपास्थि ऊतक जो होता है इसमें आंतरिक और रक्त वाहिकाओं का एक सघन जाल होता है। तीसरी बात ये भी गलत है, क्योंकि उपास्थि एक मूलतः रक्त वाहिकाओं से रक्षित होता है और इसमें रक्त वाहिकाओं की सीधी आंतरिक आपूर्ति बिल्कुल नहीं होती है और पोषक तत्व और ऑक्सीजन ठोस आधार पर पदार्थ धीरे धीरे विस्तृत होते रहते हैं। ठीक है। चौथी बात है, उपास्थि मानव शरीर के बाहरी कान का संरचनात्मक ढांचा बनाती है। ये बात करेक्ट है। चौथी बात करेक्ट है और एक बात करेक्ट है। 1 और 4 आंसर है। क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल है? आभासी फल है, कई बार हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं पहले। ठीक है, आभासी फल आंसर हो जाएगा कौन सा? करेक्ट आंसर काजू करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी नंबर काजू क्या होगा? सही आंसर है, क्योंकि काजू एक आभासी फल है जो उत्कृष्ट उदाहरण है काजू के पौधे में गुरेदार मीठा सेब जैसा भाग जिसे अक्सर स्थानीय रूप में खाया जाता है। काजू का फल वास्तव में अंडाशय से नहीं बल्कि यहाँ पर एक पुष्प डंठल और थैलेमस से विकसित होता है। ठीक है। लाइव फाइट डेटा ट्रांसमिट जो है उसके बारे में किस माध्यम से उपयोग कर सकते हैं? लाइव फाइट डेटा जो होता है ट्रांसमिट करने के लिए किस मुख्य रूप से माध्यम से उपयोग कर सकते हैं इसका? देखो, इसका जो आंसर हो जाएगा 24 का ये हो जाएगा करेक्ट आंसर बी, दृश्य प्रकाश इसका आंसर होगा। लाइव फाइट होती है लाइट फिडेलिटी, इसका मतलब होता है ये रेडियो तरंगों के बजाय एक दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम टिमटिमाते एलईडी बल्बों के माध्यम से उपयोग करके डेटा संचारित करता है। ठीक है, आंसर भी करेक्ट है। 25 है, 25 नंबर है। 25 बोला है कि मानव जीव की ऊपरी पृष्ठीय सतह पर छोटी उभार वाली संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, आपको सोचना है जिन्हें क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं हमको बताना है। आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये पपिली कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? पपिली, राइट। क्वेश्चन 26 है, कार्ड सेल थेरेपी में कार जो है CAR, इसका क्या अर्थ होता है? CAR का क्या अर्थ है ये बताना है आपको। सोचो क्या होगा। बहुत न्यूज़ में रहता है क्वेश्चन ये वाला और काफ़ी टाइम से न्यूज़ में भी है ना? कार्ड सेल थेरेपी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में UPSC के लिए भी, BPSC के लिए भी, स्टेट PCS जो भी कराते हैं ना, UP PCS, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा इसका आंसर? सोचो आप। करेक्ट आंसर होगा, देखो मैं बताता हूँ आपको, 26 का आंसर डी,
ये काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर होगा। इसका फुल तुम हम एक तरह से मान सकते हो। ये कृत्रिम प्रयोगशाला में निर्मित रिसेप्टर होते हैं जिन्हें कैंसर कोशिकाओं की सतह पर मौजूद विशिष्ट प्रोटीन से जुड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। 27 है मानव पाचन तंत्र में संबंध में विचार करना है। पिता से आहार संबंधी वसा पैसीकरण को सुगम बनाने के लिए सक्रिय रूप से पित्त रस का संश्लेषण करता है। 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर पित्ताशय में पित्त रस का संश्लेषण के लिए आवश्यक जैविक कोशिकीय तंत्र नहीं होते हैं और पित्त रस का संश्लेषण और स्राव केवल यकृत में स्थित यकृत कोशिकाओं द्वारा ही होता है। और मानव पित्ताशय संरचनात्मक रूप से एक पतली मांसपेशी थैली होती है। इसका प्राथमिक शरीर कार्य यकृत से यकृत नलिकाओं के माध्यम से प्राप्त पित्त को अस्थायी रूप से संग्रहित करना होता है। पहला गलत है। सेकेंड, ड्यूडेनम को यकृत अग्नाशय वाहिनी के माध्यम से एक साथ पित्त अग्नाशय को स्रावित प्राप्त होगा। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो ड्यूडेनम छोटी आंत का सी आकार का एक समीपस्थ भाग होता है, ये यकृत और अग्नाशय के संयुक्त पाचन स्रावों को ग्रहण करती है और दोनों स्राव एक ही वाहिकाओं के माध्यम से एक साथ प्रभावित होती है। इस वाहिकाओं के हेपेटो पैक्रियाटिक वाहिनी कहा जाता है, जो ड्यूडेनम में इन तरल पदार्थों को अंतिम स्राव के वृत्ताकार मांसपेशी द्वारा नियंत्रित करता है। आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है। 28 है। 28 बोला मानव अमाशय की जठर ग्रंथि में कौन सी विशिष्ट कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव के लिए उत्तरदायी होंगी? आंसर हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर पोरिएटल कोशिकाएं से करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, सी। आगे आते हैं क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन 29। माइक्रोकॉन्ड्रियल रोग संबंध में विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला बोला है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में आमतौर पर केवल मातृवंश के माध्यम से विरासत मिलता है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 29 का क्या होगा बताओ। देखो, पहली बात यहाँ से क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड बात है ये विकार कोशिकीय एटीपी उत्पादन को बाधित करते हैं और मुख्य रूप से उच्च ऊर्जा मांग वाले अंगों को जैसे मस्तिष्क, हृदय और कंकाल की मांसपेशी को प्रभावित करेंगे। सेकेंड भी सही होगा। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी का उपयोग माइटोकॉन्ड्रियल आनुवंशिक रोग वाले जो दोष वाले प्रभावित वयस्क होते हैं रोगियों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए किया जाता है। तीसरी बात क्या होगी? गलत है, क्योंकि वर्तमान में जीवित जो वयस्क हैं उनकी माइटोकॉन्ड्रियल रोगों का कोई इलाज नहीं है और माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF तकनीक की होती है, जिसे विशेष रूप से प्रभावित माँ के जो भावी भ्रूण होता है उसके रोग का संचालन के रूप में कर सकते हैं। ओनली 1 2 करेक्ट है। 29 का आंसर ये करेक्ट है। क्वेश्चन 30 अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों के बीच विचार करना है। अंतःस्रावी ग्रंथियां वाहिकाओं की अनुपस्थिति के कारण अपने स्राव को सीधे ग्रंथि के चारों ओर मौजूद बाह्य कोशिकाओं तरल में छोड़ती हैं। पहला 30 का स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। बहिःस्रावी ग्रंथियां वाहिकाएं प्रणाली के माध्यम से संश्लेष्मा, कान का मैल और पाचक एंजाइम जैसे पदार्थ बाहर निकाल सकती हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से क्या हो जाएगी? करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से अंतःस्रावी और बहिःस्रावी के बारे में करेक्ट हैं। क्वेश्चन 31 से 31 स्टेम कोशिकाओं के संबंध में विचार करना है। भ्रूणी स्टेम कोशिकाएं प्लूरिपोटेंट होती हैं और मानव शरीर के लगभग सभी विशिष्ट कोशिकाओं के प्रकारों को विभेदित हो सकती हैं। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं में जन्म के बाद स्वाभाविक रूप से गर्भनाल और प्लेसेंटा प्राप्त की जाती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं में गर्भनाल के ऊतकों में स्वाभाविक रूप से नहीं निकाली जाती है। इन्हें प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, जिसमें यहाँ पर वयस्क विशिष्ट दैहिक जो कोशिकाएं होती हैं जैसे त्वचा, रक्त कोशिकाएं, है ना, इसमें विशिष्ट जीन डाले जाते हैं, जिससे क्या होता है वे भ्रूण जैसी स्टेम सेल अवस्था में वापस आ जाती हैं। सेकेंड गलत होगा। तीसरा होगा वयस्क स्टेम कोशिकाएं समानता मल्टीपोटेंट होती हैं और आमतौर पर अपने संबंधित ऊतक की वाहिकाओं में विभेदित होती हैं। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से 31 का ये करेक्ट है। 1 और 3 सही है, आंसर बी। 32 किसी जीव के फिनोम के संबंध में विचार करने कौन सा गलत होगा? 32 में देखो ऐसा जो गलत है ये जाएगा ये जीव के DNA अनुक्रम द्वारा निर्धारित होता है और पारम्परिक प्रभाव को स्वतंत्र रहता है। सी यहाँ से गलत आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी फेनोटाइप की परिभाषित
विशेषता ये होती है कि पर्यावरण से अत्यधिक प्रभावित होना और एक ही जीनोम वाले दो जीव अलग अलग प्रहार और आकार में, आहार में, जलवायु तनाव कारकों के संपर्क में आने पर भिन्न भिन्न फिनोम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन 33 है, 33 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कपाल की निम्नलिखित में से किस अस्थिर गुहा में स्थित होती है? आंसर हो जाएगा 33 का, ये स्थित होती है सेला टर्सिका। करेक्ट आंसर है। पिट्यूटरी ग्रंथि एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये शारीरिक रूप से मानव मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है और एक सुरक्षात्मक अस्थि गुहा के भीतर सुरक्षित रूप से स्थित होती है। ये विशिष्ट गुहा को सेला टर्सिका कहा जाता है और सेला टर्सिका एक संरचनात्मक गड्ढा है। ये गड्ढा खोपड़ी है ना सर के स्फेनोइड हड्डी का एक मस्तिष्क भौतिक विशेषता होती है। ये ग्रंथि एक पतले डंठल द्वारा ऊपरी हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। भी करेक्ट आंसर है। 35 है, पौधे के निम्नलिखित किस भाग को लौंग नामक मसाला प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर 34 का हो जाएगा, ये सूखे न खिले हुए पुष्प कलिकाओं, सूखे न खिले हुए पुष्प जो कलिकाओं थी उससे भी यहाँ से 34 का सही आंसर होगा। लौंग सदाबहार वृक्ष सजीनियम अरोमेटिकम की सूखी अविकसित कलियां होती हैं जो मर्टेसी कुल से संबंधित हैं और जब बहदल का रंग हरे गुलाल गुलाबी में बदल जाता है तब कलियों के हाथ से तोड़ा जाता है और फिर उसे धूप में सुखाया जाता है जिससे यहाँ पर ये बन जाता है ऐसा। 34 का क्या होगा? बी करेक्ट है। 35 आधुनिक चिकित्सा तकनीकों में बायोसेंसर का सबसे सटीक वर्णन कौन सा होगा? 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे सटीक वर्णन है ये होगा क्या? करेक्ट आंसर बी, एक विश्लेषणात्मक उपकरण जो किसी विशिष्ट रसायन या बायोमार्कर को मापने के लिए एक जैविक पहचान तत्व के रूप में भौतिक संसूचक से जोड़ता है। बी 35 का सही आंसर होगा। ठीक है, एक बायोसेंसर एक विशिष्ट जैविक अणु जैसे कि एक जैव रासायनिक का पता लगाता है और उस पहचान को मापने योग्य विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है। ठीक है, आंसर 35 का बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 है, मानो वयस्कों में आहार आयोडीन की दीर्घकालिक कमी का प्राथमिक शारीरिक परिणाम क्या होगा? देखो, इसका परिणाम होगा कि आयोडीन एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये थायराइड हार्मोन के सामान्य संश्लेषण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन हार्मोन में टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राईआइडोथायरोनिन पाया जाता है ना। ये आहार में आयोडीन की दीर्घकालिक कमी से इन हार्मोन में आंतरिक उत्पादन कम हो जाता है। इस विशिष्ट नैदानिक स्थिति को हम हाइपोथायरामाइडिज्म कहा जाता है, या इस तकनीकी को हम लोग हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। थायराइड की ग्रंथि इस हार्मोन के उत्पादन की भरपाई करने के लिए शारीरिक प्रयास करती है। इसके परिणामस्वरूप ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, चिकित्सक भाषा में इसे बढ़ते हुए थायराइड की ग्रंथि को घेंगा रोग कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या है 36 का? 36 का हो जाएगा आपका बी करेक्ट था। ठीक है, 37 पादप जड़ों द्वारा जल के अवशोषण के दौरान परासरण की प्रक्रिया का सबसे सटीक वर्णन कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का सही आंसर ये हो जाएगा ए, मृदा में जल के विभव वाले क्षेत्र में जल की जो कोशिकाएं होती हैं, जल की कोशिकाओं को कम जल विभव वाले क्षेत्र की ओर एक चयनात्मक पारगम झिल्ली के माध्यम से जल का संचयन होना। ये यहाँ से 37 का सही आंसर है। 38 है। 38 नंबर, इसने बोला निम्नलिखित में से कौन सा मनोरक्त प्लाज्मा का घटक नहीं है? मनोरक्त प्लाज्मा का घटक इनमें से कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी नंबर करेक्ट है, हीमोग्लोबिन यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का और गाढ़ा तरल पदार्थ होता है और ये रक्त की कुल मात्रा का लगभग 55% होता है और प्लाज्मा का मुख्य घटक जल होता है और ये प्लाज्मा का लगभग 90% से 92% भाग होता है। ये प्रोटीन प्लाज्मा की कुल मात्रा का लगभग 6 से 8% हिस्सा बनाता है। ठीक है, याद रखना है। 38 का बी। 39 है 39 पौधों में विशिष्ट अनुकूलन के उनके संबंधित पर्यावरणीय तनाव के बारे में विचार करना है। कौन सा सही सम्मिलित है? देखो, बोला है कि मांसाहारी जो पादपों द्वारा शिकार पकड़ने की क्रियाविधि क्या होती है? ये पोषक तत्वों से रहित मृदा में नाइट्रोजन की कमी। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। न्यूमेटोफोर्स क्या होता है? ये जलमग्न मृदा में ऑक्सीजन की कमी को बताता है। ये बात भी करेक्ट है। तीसरा है सजीवी मूल
जो ग्रंथि क्या होती है क्या बताती हैं, ये बताती है रेतीली मिट्टी की पोटेशियम में कमी। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर दलहनी पौधों में नाइट्रोजन की कमी वाले मिट्टी में अनुकूलन के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ ही सजीवी जड़ ग्रंथियाँ जो होती हैं वो बनाते हैं, न कि पोटेशियम की कमी वाली मिट्टी में। ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 टू करेक्ट है। क्वेश्चन 40 है, प्रमुख स्त्री लैंगिक हार्मोन के संबंध में विचार करना है। विकासशील डिंब ग्रंथि पुटिकाएं मुख्य रूप से एस्ट्रोजन नामक एस्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण और स्रावित करती हैं। पहला क्या होगा, 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का स्राव करता है, जो महिलाओं के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास को प्रेरित करता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम एक अस्थायी अंतःस्रावी संरचना है। यह अंडाशय से अंडाणु निकलने के तुरंत बाद फटे हुए अंडाशय के फॉलिकल अवशेषों से बनता है, और ये विशिष्ट संरचना मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरोन स्राव के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों करेक्ट है। सॉरी, एक करेक्ट है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन 41 है, इसमें बोले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही शब्द के बारे में विचार करना है। इसमें से कौन सम्मिलित है, देखते हैं 41 को। पहला हो जाएगा मशीन लर्निंग। क्या होता है, देखो मशीन लर्निंग जो है ये बोला है कि ऐसे एल्गोरिदम जो कंप्यूटर सिस्टम को डेटा से सीखने और स्पष्ट प्रोग्रामिंग के बिना सुधार करने में सक्षम बनाना। करेक्ट है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, ये प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण हार्डवेयर नहीं बल्कि यहाँ पर एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वह शाखा है जो कंप्यूटर को मनुष्यों की तरह पाठ बोले गए शब्दों को समझने की क्षमता प्रदान करता है। गलत हो गया। लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM जिसको बोलते हैं, ये मशीन लर्निंग और न्यूरल प्रोग्रामिंग का एक अत्यंत उन्नत समूह है जो टेक्स्ट को पहचानने, सारांशित करने को, अनुवाद करने को लेकर बताता है। चौथी बात है जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफर। ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर, ये समानांतर अनुक्रम प्रसंस्करण के लिए सेल्फ अटेंशन तंत्र पर आधारित न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है। तीसरा भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, सॉरी चौथा भी करेक्ट है। 1, 3, 4 करेक्ट है ना। आंसर 3 युग्म खर्च सही है, सी आंसर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 42 है, मानव अग्नाशय के संबंध में विचार कर रहे हैं। अग्नाशय एक संयुक्त ग्रंथि है जो सी आकार की ड्यूडेनम के दोनों भागों के बीच स्थित होती है। 42 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, आंसर करेक्ट है। सेकेंड बात है, अग्नाशय के 22 स्रावी भाग एंजाइमों से युक्त एक क्षारीय अग्नाशय रक्त का स्राव करता है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है, लैंगरहैंस दीपिकाएं जो होती हैं ये अंतःस्रावी भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं और अल्फा कोशिकाओं और बीटा कोशिकाओं से बनी होती हैं। ये बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। एक एक पॉइंट को अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी करेक्ट है। 43 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र क्वांटम प्रौद्योगिकी के प्राथमिक जो अनुप्रयोग होते हैं उसका प्रतिनिधित्व करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का ये। एक तो क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग करके सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन करना। ठीक है, दूसरा दवा की खोज के लिए आणविक अंतःक्रियाओं का अनुकरण करना। तीसरी बात है क्वांटम सेंसर का उपयोग करके जीपीएस रहित वातावरण में सटीकता और नेविगेशन करना। और पांचवी बात है बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक और वित्तीय प्रणालियों का अनुकूलन करना। लेकिन चौथी बात गलत होगी यहाँ से, क्या ये विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर स्वायत्त स्मार्ट अनुबंधों का निष्पादन करेगा। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये स्वायत्त स्मार्ट अनुबंध विकेंद्रीकरण पीयर टू पीयर ब्लॉकचेन नेटवर्क पर काम करता है और ये वेब 3.0 तकनीकी पर एक प्रमुख विशेषता बताता है, न कि क्वांटम तकनीकी में। 1, 2, 3, 5 करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। 44 नंबर है, 44 है, देखते हैं इसमें निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वग्राही मानाता है। किस रक्त समूह को सर्वग्राही मानाता है। 44 का आंसर हो जाएगा ए बी पॉजिटिव, इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी पॉजिटिव। रक्त समूह वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको सार्वभौमिक रक्तदाता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये वर्गीकरण इसलिए होता है क्योंकि उसकी लाल रक्त कोशिकाओं में 3 प्राथमिक सतही प्रतिजन एंटीजन और BRH प्रतिजन मौजूद होते हैं। आंसर क्या होगा, टी करेक्ट आंसर है। 45 है, वह वानस्पतिक शब्द क्या है जो उस डंठल के लिए उपयोग किया जाता है जो पत्ती फलक को तने से जोड़ता है। आंसर 45 का हो जाएगा करेक्ट आंसर पेटियोल, सही आंसर है। पेटियोल वह विशिष्ट तंतु है जो पत्ती के फलक, पत्ती के ऊपरी भाग को तने के जोड़ सकता है और संरचना के सहारे। उसके अलावा इसका प्राथमिक शारीरिक कार्य प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिकतम प्रकाश ग्रहण करने से पत्ती के फलक को बाहर की ओर फैलाए रखता है। इसके अतिरिक्त इसकी लचीली प्रकृति के कारण
पत्ती हवा में लहराती है जिसकी ठंडक मिलती है और पत्ती सतह पर ताजी हवा कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतर आपूर्ति बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 46 आते हैं। 46 है प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप के संबंध में विचार करना है। प्रतिवर्ती चाप एक तंत्रिका पथ है जो किसी उद्दीपन के प्रति अनैच्छिक तत्काल प्रक्रिया में शामिल होता है। 46 का पहला करेक्ट है। संवेदी न्यूरॉन रिसेप्टर से तकनीकी तंत्रिका तंत्र को आवेगों से प्रसारित करना होता है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, गतिशील न्यूरॉन में मेरुरज्जु से प्रभावक अंग तक आवेगों को ले जाता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है ना। आंसर क्या है पूछा, कौन सा गलत है? गलत तो कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है, डी आंसर होगा सभी बातें क्योंकि सही है। 47 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा रात के समय पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को सर्वोत्तम व्याख्या करता है? आंसर हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर क्या? 47 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से ये ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है, जबकि यहाँ पर कोशिकीय शोषण कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जारी रखता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 47 का एक करेक्ट आंसर है। 48 आते हैं। 48 है गाय के दूध की पोषण संबंधी संरचना के संबंध में विचार करना है। कौन सा सही होगा? गाय के दूध को लगभग पूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन इसमें आयरन की कमी होती है। पहली बात 48 का करेक्ट है, सही बात है। सेकेंड है डेयरी का दूध विटामिन सी का एक प्रमुख प्राथमिक आहार होता है। ये भी बात करेक्ट है। दूध में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन होते हैं जिसमें कैसीन और वे प्रोटीन शामिल होते हैं। तीनों बातें सही है। 48 का आंसर सी। अच्छा, दूसरा गलत होगा ना? दूसरा सही नहीं है, दूसरा गलत है क्योंकि बोला डेयरी का दूध जो होता है इसमें विटामिन सी का एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है। ये गलत है क्योंकि जो दूध होता है विटामिन सी का काफ़ी खराब स्रोत है और प्राकृतिक रूप से मौजूद थोड़ी मात्रा में विटामिन सी पाश्चुरीकरण प्रक्रिया के दौरान गर्मी के प्रति संवेदनशीलता के कारण अक्सर और कम हो जाती है और नष्ट हो जाती है ना, खत्म हो जाएगी। तो 1 और 3 इसका करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा? सी। 49 नंबर है। 49 नंबर क्वेश्चन, अवृत बीजी और अनावृत बीजी के बारे में विचार करना है। अनावृत बीजी पौधे झैलम में समानता वाहिकाओं और फ्लोएम में सही कोशिकाओं का भाव होता है, जो अवृत बीजी पौधों की विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। अवृत बीजी पौधे में भ्रूण पोष समानता त्रिगुणित होते हैं और इसका निर्माण दृढ़ निषेचन के बाद होता है, जबकि अनावृत बीजी पौधों में पोषक ऊतक अगुणित होते हैं और इनका विकास निषेचन से पहले हो जाता है। ये बात करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। आंसर 49 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 50 है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। ये बोला है कि प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है और ये बुद्धि और स्मृति का केंद्र होता है। 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है ना। सेकेंड बात है अनुमस्तिष्क स्वच्छी गतिविधियों के दौरान शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर एकदम सही है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में जो बता रहा है। 51 है कौन सा वह वनस्पतिक शब्द है जो बीज के उस अंकुरण को वर्णित करता है जिसमें बीज जनक पौधे से जुड़ा होता है, जैसा कि मैंग्रोव प्रजातियों में देखा जाता है। आंसर 51 का हो जाएगा करेक्ट यहाँ से डी विविपेरी इसका सही आंसर होगा। विविपेरी एक अत्यधिक विशिष्ट प्रजनन रणनीति होती है जो कई हेलोफाइट्स विशेष रूप से मैंग्रोव में देखी जाती है और अत्यधिक खारी और अव्यवी ज्वारीय कीचड़ वाली भूमि के कठोर वातावरण में शब्द बीज को लेकर अंकुरित होने से पहले नमक की विषाक्तता को सड़न के कारण तेजी से नष्ट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 52 52 नंबर है विषाणुओं के संबंध में विचार करना है। विषाणु अकोशिकी इकाइयाँ हैं जिनमें कोशिका द्रव्य या कोशिकांग नहीं होते हैं। 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये 52 का पहला स्टेटमेंट हो जाएगा आपका यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, किसी जीवित पोषक के बाहर विषाणु अक्रिय क्रिस्टलीय संरचनाओं के मौजूद होते हैं जिसमें कोई चयापचय गतिविधि नहीं होती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, एक एकल विषाणु कण में प्रतिकृति को सुविधाजनक बनाने के लिए डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ होते हैं। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ऐसे गलत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वायरस के आनुवंशिक पदार्थ के रूप में या तो डीएनए या आरएनए होता है, लेकिन कभी भी दोनों एक ही कण में नहीं होते। ये कोशिकीय जीवों में एक मौलिक अंतर होता है। चौथा, बैक्टीरियोफेज विषाणु की एक विशिष्ट श्रेणी है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करती है और इसके भीतर प्रतिकृति बनाती है। चौथी बात करेक्ट है। 1 2 4 करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन 53 है प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो होते हैं इसके द्वारा
प्रकाश के अवशोषण के संबंध में विचार करना है। क्लोरोफिल वर्णक स्पेक्ट्रम के नीले और लाल क्षेत्रों में अपनी अधिकतम प्रकाश अवशोषण क्षमता दक्षता को प्रदर्शित करता है। 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात है, पौधे की पत्तियां मुख्य रूप से हरी दिखाई देती हैं क्योंकि क्लोरोफिल अणु प्रकाश की हरी तरंगदैर्घ्य को प्रबलता से अवशोषित करते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि ये क्लासिक वैचारिक भ्रम है। पौधे हरे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि क्लोरोफिल हरे प्रकाश में अवशोषित नहीं करता है, ठीक है, बल्कि उसे परावर्तित या प्रसारित करता है। ये सबसे कम अवशोषित होने वाली तरंगदैर्घ्य है। तीसरी बात है, प्रकाश संश्लेषण एक्सन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए के अवशोषण के स्पेक्ट्रम की काफी निकटता से मेल खाता है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3, 53 का आंसर सी। 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुष्पी पादपों की परागण का सही परिभाषा बताता है। आंसर हो जाएगा 54 का करेक्ट आंसर, ये परागकणों का परागकोश स्त्री केसर से वर्तिका तक स्थानांतरण होना। जीव विज्ञान में परागण को परागकोश से निकलने वाले परागकणों को वर्तिकाग्र की ग्रहणशील सतह तक स्थानांतरित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है। यह निषेचन को संभव बनाने वाले एक आवश्यक चरण होता है। बी करेक्ट आंसर है। 55 नंबर है, मनोहृदय प्रणाली और दोहरे प्रसंचरण प्रक्रिया के संबंध में विचार करना है। दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच द्वार त्रिवलन कपाट द्वारा सुरक्षित होता है। 55 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रणालीगत परिसंचरण में ऑक्सीजन रहित रक्त का दाएं निलय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन युक्त के लिए परिवहन शामिल होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि मनोहृदय प्रणाली में दोहरी परिसंचरण प्रक्रिया करती है और इस क्रिया में दो अलग अलग मार्ग होते हैं और ये फुफ्फुसी परिसंचरण और प्रणालीगत परिसंचरण। फुफ्फुसी परिसंचरण के लिए दाएं निलय से शुरू होता है और ऑक्सीजन रहित फुफ्फुसी धमनी के माध्यम से फेफड़ों की ओर पंप किया जाता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 56 है, मानव की धमनियों की रक्तचाप को मापने के लिए किस विशिष्ट चिकित्सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का क्या, 56 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये बी करेक्ट है। स्टेग्नोमैनोमीटर इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। आ जाते हैं आगे। क्वेश्चन है 57 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन से निकलने के संबंध में विचार करना है। हरे पौधे द्वारा उत्सर्जित ऑक्सीजन जल के विभाजन से उत्पन्न होती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। पहला क्या होगा, 57 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट। सेकेंड, साइनोबैक्टीरिया और बैंगनी सल्फर बैक्टीरिया दोनों अपने प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाओं के दौरान उप उत्पाद में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दूसरी बात क्या होगी, गलत है क्योंकि साइनोबैक्टीरिया नीले हरे सेवाल ऑक्सीजन युक्त प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि बैंगनी सल्फर बैक्टीरिया और हरे से जो सल्फर बैक्टीरिया ऑक्सीजन रहित प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 58 नंबर, प्रजनन संरचनाओं के उनकी संबंधित जो विशेषता होती है उसके बारे में विचार करना है। जूस्पोर्स जो होता है ये क्या होता है, जूस्पोर्स शैवाल में आमतौर पर पाए जाने वाले गतिशील कशाभिक अलैंगिक बीजाणु होते हैं। पहला 58 का करेक्ट है। सेकेंड बोला जिम्मा है ना, जिम्मा क्या होता है, ये लीवर वाटर पाए जाने वाले हरे बहुकोशिकीय अलैंगिक प्रजनन होते हैं, ये बात भी करेक्ट है। तीसरा प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा क्या होता है, प्रोटोनेमा मॉस या ब्रोफाइट्स गेमेटोफाइट की एक रेंगने वाली हरी शाखाओं की तंतुमय अवस्था में होती है, ना कि टेरिडोफाइट्स, ये गलत हो जाएगा। चौथा है प्रोथैलेमस, क्या होता है, मॉस में प्रभावित द्विगुणित बीजाणु विद निकाय होता है, ये बात गलत है क्योंकि प्रोथैलेमस टेरिडोफाइट में पाया जाने वाला एक अस्पष्ट बहुकोशिकीय अगुणित युग्मक पोषी होता है, ये द्विगुणित बीजाणु पोषी नहीं होता है और ना ही ये मॉस से जुड़ा होता है। 3-4 गलत है, आंसर क्या होगा, 1-2 करेक्ट है। क्वेश्चन 59 है, मानव परिसंचरण तंत्र के धमनियों की सिराओं के संबंध में विचार करना है। धमनियों की सिराएं दीवारें मोटी होती हैं और लचीली होती है ताकि वे हृदय से पंप किए गए रक्त को उच्च दबाव के सहन कर सके और सिराओं है ना। और अगला बोला है कि सिराओं जो होते हैं उसमें आंतरिक वाल्व नहीं होते क्योंकि वे उनमें उत्तक उच्च दबाव के कारण अंतर्गत प्रवाहित होता है। कहने का मतलब सिराओं में आंतरिक वाल्व नहीं होते क्योंकि उनमें रक्त का उच्च दाब जो होता है उसके अंतर्गत प्रवाहित होती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत क्योंकि यहाँ पर सिराएं वे विशिष्ट रक्त वाहिका होती है जो शरीर के विभिन्न प्रसंगी अंगों के रक्त को एकत्रित करती है और ये एकत्रित रक्त को हृदय की वापस पहुंचाने में काम करेंगी। ओनली 1 यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। आंसर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60
59 हो गया 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पर एजेंटिक एआई पारंपरिक रूप से जेनेटिक एआई के बारे में से सबसे रूप से यहाँ पर वर्णन करता है? आंसर 60 का हो जाएगा। ये न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ किसी निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए जो कार्य होते हैं उसकी श्रृंखला को योजना बना सकता है और उन्हें स्वायत्त रूप से निष्पादित कर सकता है। बी यहाँ से आंसर होगा। 61 नंबर है, पौधे के तने के कार्यों के बारे में कौन सा यहाँ पर गलत होगा? तने पर पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। ये तो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर वे संरचनात्मक सहारा प्रदान करते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ये जड़ों से जल और खनिज संवहन करते हैं तथा तैयार भोजन के पौधे अन्य भागों तक पहुँचाते हैं। सेकंड भी सही होगा। पौधे के तने पूरी तरह से जमीन पर ऊपर पाए जाते हैं, पाए जाने वाले होते हैं और वे जमीन के नीचे भंडारण के लिए स्थानांतरित नहीं होते हैं। तीसरा गलत है। हालांकि पौधे के तने ज़्यादातर हवा में ही रहते हैं और इनमें लेकिन इसे इस तरह के विकसित किया जा सकता है कि वे भोजन भंडारण और कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहने के लिए पूरी तरह से जमीन के नीचे उग सकें। इसका सबसे आम उदाहरण आलू होता है। ठीक है, 1 2 से करेक्ट है। 62 नंबर क्वेश्चन है 62। मानव फेफड़े के रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के संबंध में विचार करना है। टाइडल वॉल्यूम सामान्य आरामदायक श्वसन के दौरान अंदर ली गई बाहर छोड़ी गई हवा की मात्रा को दर्शाता है। 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। वाइटल कैपेसिटी फेफड़ों से बची हुई हवा के उस मात्रा को दर्शाती है जो जोर लगाकर पूरी तरह से सांस बाहर निकालने को भी फेफड़ों में रह जाती है। सेकेंड बात गलत, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी वह अधिकतम मात्रा होती है जिसकी हवा मतलब जितनी हवा कोई व्यक्ति जोर से सांस छोड़ने के बाद अंदर ले सकता है और इसे जोर से सांस लेने के बाद बाहर भी छोड़ सकता है। ठीक है, वो अधिकतम मात्रा में इसे मापा जा सकता है और इसकी कार्यात्मक क्षमता को सांस लेने की आरक्षित मात्रा, ज्वारी मात्रा, सांस छोड़ने की आरक्षित मात्रा शामिल होती है। ओनली 1 करेक्ट है। 62। 63 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो होता है ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में 4D प्रिंटिंग की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा सबसे अच्छा वर्णन करता है, ये करेगा करेक्ट आंसर ए। बायोदीपनों के प्रति जो प्रक्रिया होती है इसके स्वरूप में समय के साथ साथ अपनी आकृति या गुणों को परिवर्तित करने वाली एक स्मार्ट सामग्री का उपयोग करके संरचनाओं के त्रिआयामी 3D मुद्रक को तकनीकी होना। ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 64 है, उपग्रह की कक्षा और यहाँ पर इसकी ऊंचाई क्या होगी? 64 में पहला बोला है निम्न भू कक्षा हो जाएगी 2000 किलोमीटर से कम। ठीक है, उसके बाद आगे आएगा आपका सूर्यतुलकली कक्षा 600 है ना या 800 किलोमीटर के बीच। उसके बाद आपका होगा ये 2000 से 36,000 किलोमीटर तक मध्यम एमईओ और भू स्थिर कक्षा जो होती है ये 35,786 किलोमीटर। करेक्ट आंसर यहाँ से बी करेक्ट है। क्वेश्चन 65 है, लाल रक्त कोशिकाओं और हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन इसमें गलत बता रहा है? कौन सा कथन गलत होगा? 65 में जो गलत है स्टेटमेंट ये हो जाएगा यहाँ से सी नंबर स्टेटमेंट गलत, क्योंकि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति बंधन क्षमता कार्बन मोनोऑक्साइड की तुलना में कहीं अधिक होती है। एकदम गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति आकर्षण शक्ति जो होती है ऑक्सीजन की तुलना में काफ़ी अधिक होती है और लगभग 200 गुना से अधिक। यदि कोई व्यक्ति कार्बन मोनोऑक्साइड युक्त धुएं के सांस लेता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मजबूत से जुड़ जाता है और जिससे ऑक्सीजन का जुड़ना एक तरह से रुक जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता और घुटन हो सकती है भले ही हवा में ऑक्सीजन मौजूद क्यों ना हो। ठीक है, आंसर सी करेक्ट होगा, मतलब जो गलत पूछा है। 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटम प्रौद्योगिकी का मौलिक सिद्धांत नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का सी, क्वांटम डिटरमिनिज्म इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है, मानव पोषक तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में विचार करना है। मैनो न्यूट्रिएंट्स रोजाना ज़्यादा मात्रा में जरूरत होती है और खासकर कैलोरी की स्ट्रक्चरल बिल्डिंग को ब्लॉक्स के लिए। 67 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला करेक्ट है। सेकंड, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्व कैलोरी वाली ऊर्जा प्रदान न करने के बावजूद शरीर की प्रक्रियाओं को आवश्यक होती है या उसकी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। दोनों बातें सही है। मानव पोषक तत्व के वर्गीकरण के बारे में फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। 68 है, उच्च पौधों में परिवहन तंत्र के माध्यम से कौन सा यहाँ पर सही होगा? इसे बोला कि जाइलम उपापचयी ऊर्जा के सक्रिय व्यय द्वारा जल और खनिजों को एक दिशात्मक परिवहन को सुगम बनाता है। पहली बात क्या होगी? 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि जाइलम के माध्यम से जल और खनिजों का ऊपर की ओर संचरण एक
निष्क्रिय प्रक्रिया होती है, ये लगभग पूरी तरह से भौतिक बलों पर निर्भर करती है। सेकेंड बात है, फ्लोएम शर्करा के एटीपी निर्भर लोडिंग के माध्यम से कार्बनिक पोषक तत्वों को दीर्घदर्शी स्थानांतरण करेगा। सेकेंड करेक्ट है, क्योंकि फ्लोएम में भोजन का स्थानांतरण एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। यद्यपि रस का वास्तविक प्रवाह टर्गर दाब द्वारा संचालित होता है, लेकिन स्रोत पर फ्लोएम शर्करा का प्रारंभिक प्रवेश सिंक और उसका निष्कासन एटीपी में रूप में चयापचय की ऊर्जा की आवश्यकता होता है। ठीक है, ओनली 2 करेक्ट है, पहला गलत होगा। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69, इसरो के प्रक्षेपण वाहनों उनकी प्राथमिक पेलोड क्षमताओं के संबंध में कौन से युग्म पर सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का ये कौन सा सही होगा? ये सही होगा सी वाला, है ना। सी पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा क्या पूछा है इसमें? स्टेटमेंट और दे रखे हैं क्या 69 70 में? इसका जो आंसर हो जाएगा, पहला तो यहाँ पर सही समझ लेते हैं 69 में, है ना। SSLV लोअर ऑर्बिट को 500 किलोग्राम तक सही है। PSLV सिंक्रोनस ऑर्बिट को लेकर के ये भी सही हो जाएगा। तीसरा LMV3 जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट को लेकर ये भी करेक्ट है। और चौथा जो है ये गलत हो जाएगा, GSLV मार्क सेकंड लोअर ऑर्बिट में 10,000 किलोग्राम तक, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये 6,000 किलोग्राम तक होगा, 10,000 नहीं। ओनली 1 2 3 करेक्ट होगा सी, है ना। अपने हिसाब से देख लो इसमें, क्योंकि स्टेटमेंट अजीब टाइप में दे रखा है ना। यहाँ पर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, चौथा गलत होगा। 70 नंबर आते हैं, मानव परिसंचरण तंत्र में थ्रोम्बोसाइट्स का प्राथमिक शारीरिक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा? 70 का करेक्ट आंसर है यहाँ से ये चोट लगने की जगह रक्त खतक जमने यह रक्त को जमने की प्रक्रिया शुरू करना, ये मानव परिसंचरण तंत्र में थ्रोम्बोसाइट्स का प्राथमिक शारीरिक कार्य में होता है। सी करेक्ट आंसर 70 का। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नोड्स के बीच संचार के कई रास्तों की उपलब्धता के कारण उच्चतम दोष सहनशीलता प्रदान करती है? आंसर 71 का हो जाएगा करेक्ट, ये मेश नेटवर्क इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मेश नेटवर्क टोपोलॉजी एक नेटवर्क नोड्स को सीधे और गैर पदानुक्रमित रूप में यथासंभव अन्य नोड्स से जोड़ता है। ठीक है, और ये विकेंद्रीकरण संरचना अद्वितीय अतिरेक प्रदान करती है, और ये एक विशिष्ट नोड या कनेक्शन विफल हो जाता है तो नेटवर्क निरंतर संचार सुनिश्चित करने के लिए डेटा स्वचालित रूप से वैकल्पिक सक्रिय मार्गों में माध्यम से क्या करती है? ये पुनर्निर्देशित कर सकती है। 72 निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष मिशन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा लॉन्च किया गया था? नहीं किया गया था। आंसर हो जाएगा 72 का करेक्ट आंसर सी बायोमास मिशन। करेक्ट आंसर बायोमास मिशन इसे नासा द्वारा नहीं लॉन्च किया गया था, ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं नेविगेशन प्रणाली और इसके देश क्षेत्र कौन से हैं? पहला बोला है ग्लोनास रूस हो जाएगा, है ना, ग्लोनास रूस। उसके बाद है हाँ गैलियो यूरोपीय संघ। बोइदो आपको हो जाएगा क्या? बोइदो आपको हो जाएगा 2 चीन। ठीक है, और नाविक क्या होगा? नाविक आपका हो जाएगा भारत। करेक्ट आंसर यहाँ से 73 का सी करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग 73 क्वेश्चन करेंगे, और अगला जो हम लोग पार्ट करेंगे 74 नंबर से 150 क्वेश्चन तक पूरे अच्छे से कवर करेंगे उसमें भी। और एक बात और, हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया, ये टेस्ट नंबर 10 का KGS का, और अभी KGS का सबसे आगे टेस्ट चल रहा है ना, और सबसे लेट स्टार्ट हुआ था। राइट, एक बात याद रखना है कि अभी जो टेस्ट ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन आप जैसे 75 क्वेश्चन है, 74 क्वेश्चन किए, ये 73 क्वेश्चन किए, जितने भी एक पार्ट में क्वेश्चन करते हो उन क्वेश्चन के टॉपिकों को आप अच्छे से कवर करो। जैसे कि यहाँ पर टॉपिक दे रखा है अंतरिक्ष मिशन को लेकर के, नेशनल एरोनॉटिक्स मिशन को टॉपिक दे दिया है ना, उच्च परिवहन परितंत्र के बारे में टॉपिक। तो जितने भी टॉपिक आ रहे हैं ना अंदर से, वो डीप टॉपिक जाके आपको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए तो आप कर पाओ, अगर घुमा दे जाए तो। ठीक है, याद रखना है, टॉपिक अच्छे से कवर करो, क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके हो जाएंगे। यहाँ से जितने टॉपिक आते जा रहे हैं वो सब टॉपिक आप लिस्ट बना लो, और उस लिस्ट के हिसाब से टॉपिक वाइज पूरे कवर करते चलो। ठीक है, बाकी कुछ पूछना टेलीग्राम जुड़ के पूछ सकते हो, यहाँ पर सर्च करोगे टेलीग्राम पे UPSC नॉलेज ट्रैक तो आएगा आपको चैनल, वहाँ पे ज्वाइन करोगे इसको। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।